नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में। उसके बाद भाग 2 में हमने चर्चा करी अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक उपलब्धियों के बारे में, जिसमें उसके उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के सारे अभियानों को संपूर्ण घटनाक्रम के साथ हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए विभिन्न प्रशासनिक आंतरिक सुधारों के बारे में तथा उसके द्वारा जो भी सुधार किए गए हैं उन सुधारों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रशासनिक सुधारों के बारे में। उन दिनों दिल्ली सल्तनत में कई जगह जगह पर विद्रोह हो रहे थे, कई भी छोटी छोटी जगहों पर विद्रोह हो रहे थे। लोग अमूमन बिना किसी बात के छोटी छोटी बात की झगड़ा करने लग जाते थे। अलाउद्दीन ने जब इस पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई और उसने ये सोचा कि आखिर कारण क्या है, क्यों लोग इतना सुल्तान से भी नाराज हैं और लड़ रहे हैं आपस में। तो इसकी जांच करवाने पर जब अलाउद्दीन के सामने जो प्रमुख दोष निकल कर आए वो 4 दोष थे। उसमें सबसे पहला दोष था कि कुछ लोगों के पास आवश्यकता से अधिक धन था। जी हाँ, कुछ लोगों के पास बहुत अधिक धन संग्रह था और जब लोगों के पास पैसा रहता है तो वो उल्टा सीधा या सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाते थे, क्योंकि वो पैसा देते और किसी से भी सुल्तान के विरुद्ध कोई काम करवाते थे या राज्य में अव्यवस्था फैलाते थे। इसलिए पहला जो दोष निकल के आया वो था अत्यधिक धन, कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन का होना। दूसरा कारण जो यहाँ था वह था मद्यपान का। अलाउद्दीन खिलजी के काल में लोग नशा करने में अव्वल नंबर पर थे, क्योंकि अलाउद्दीन खुद एक दुष्ट था, निकम्मा था। उसके काल में मद्यपान ज्यादा काम में लिया जा रहा था, नशा ज्यादा करते थे लोग। तो जब लोग नशा कर लेते थे तो उनको कोई भी भड़काकर सुल्तान के विरुद्ध उनको विद्रोह करने के लिए जगाया जा सकता था। एक कारण जो दूसरा कारण और जो था वो था मद्यपान। पहला कारण क्या था? अत्यधिक धन का होना। दूसरा कारण था मद्यपान का होना या नशे का होना। तीसरा कारण जो यहाँ था वह था अमीरों में परस्पर मेल मिलाप। जो अधिकारी थे वो आजकल ज्यादा ही मिलने लगे थे या उनमें अब तो विवाह संबंध भी होने लगे थे। तो जब भी वे आपस में मिलते या विवाह संबंधों में जब भी वो बैठते तो वह सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र बनाने लगे थे। सुल्तान के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनने लगी थी। और चौथा और अंतिम बिंदु जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था कि जो खिलजियों का गुप्तचर विभाग था वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ गया था। उसमें सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की शुद्धता और समयबद्धता समाप्त हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में जो मूलतः 4 दोष पाए थे वो 4 दोष कौन कौन से थे? तो पहला था अत्यधिक धन का होना, विशेष लोगों के पास अत्यधिक धन का होना। दूसरा जो उसमें सामने निकल आता था वो था मद्यपान का अधिक प्रचलन। और तीसरी बात जो थी अमीरों में परस्पर मेल मिलाप और विवाह संबंधों द्वारा षड्यंत्र को बढ़ावा देना। और चौथी बात जो थी वह थी गुप्तचर विभाग की अयोग्यता। अलाउद्दीन ने इन सभी का समाधान करने के लिए इस व्यवस्था में सुधार किया। पहला जो दोष था अत्यधिक धन संग्रह, इसको दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जागीरदारों और बड़े भूस्वामियों जिनके पास अत्यधिक धन था उनके ऊपर कई प्रकार के अतिरिक्त कर लगा दिए, ताकि उनके पास जो संचित धन है वह धीरे धीरे करके सुल्तान के खजाने तक पहुंच जाए। दूसरा जो मद्यपान का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा था, सुल्तान ने मद्यपान और नशे से संबंधित सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब राज्य में नशे से संबंधित कोई भी चीज ऐसे खुलेआम नहीं बिक सकती थी। तीसरा जो यहाँ पर था अमीरों में परस्पर मेल मिलाप और विवाह संबंध, सुल्तान ने उनके बीच भी प्रतिबंध लगा दिया। और सुल्तान ने कहा कि अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो उसमें सुल्तान या सुल्तान का कोई भी अधिकारी वहां उपस्थित जरूर रहेगा, उसकी निगरानी में ये सारी चीजें होगी। और चौथी और महत्वपूर्ण जो बात थी गुप्तचर विभाग, अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग में आमूलचूल परिवर्तन किए और इसको एक नए रूप में सल्तनत या अपने राज्य में प्रचलित किया। ने अपने गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। मोरलैंड अलाउद्दीन की गुप्तचर विभाग के बारे में लिखता है कि अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग को इतना सुदृढ़ कर लिया है कि किसी में अब इतना साहस नहीं बचा है कि वह देशद्रोहिता के लिए एक शब्द भी बोल सके। यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कान में भी अब सुल्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। इतनी मजबूत गुप्तचर व्यवस्था अलाउद्दीन ने बनाई थी। प्रशासनिक सुधारों के बाद हम अब चर्चा करेंगे सैनिक सुधारों के बारे में। और सैनिकों का और अलाउद्दीन का तो बहुत मजबूत रिश्ता रहा है, क्योंकि अलाउद्दीन के जितने काम हुए हैं वो सैन्य बल पर हुए हैं, ताकत के बल पर हुए हैं। अलाउद्दीन ने अपनी सैन्य व्यवस्था में बदलाव करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया था वो था स्थायी सेना का रखना। अलाउद्दीन ने अपने लिए एक परमानेंट आर्मी खड़ी की। अलाउद्दीन ने कहा कि चाहे युद्ध हो या न हो, विद्रोह हो या न हो, राज्य में शांति रहे या अशांति रहे, चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन सेना राज्य में स्थायी तौर पर रहनी चाहिए। यानी कि सैनिक को वहीं रहना है। पहले क्या होता था कि सैनिक अमीरों और सरदारों के अधीन रहते थे। जब युद्ध की स्थिति होती या कहीं पर विद्रोह हो जाते तो जागीरदारों और अमीरों से सैनिक मंगवाए जाते, फिर उन सारे सैनिकों को मिलाकर एक सेना बनाई जाती और उस सेना के साथ कहीं पर भी आक्रमण करते, युद्ध के लिए जाते। तो इस पूरी प्रक्रिया को करने में बहुत समय लगता था।
और चूंकि अलाउद्दीन के बारे में हमने पहले ही पढ़े, उसने इतने सारे अभियान किए, इतनी सारी जगह पर उसने दुश्मनी मोल ली, तो उसको कहीं ना कहीं इस बात की पता था, इस बात का उसे अच्छे से पता था कि उसके ऊपर कभी भी कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है। इसलिए उसने इस आर्मी को स्थायी रखा। उसने कहा कि मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मेरे पास सैनिक रहना जरूरी है। सैनिक सुधारों के क्रम में अलाउद्दीन ने जो दूसरा महत्वपूर्ण सुधार किया वह था सैनिक भर्ती में सुधार। पहले सेना की भर्ती ऐसे ही किसी भी आमिर या जागीरदार के अधीन होती थी, वह अपने हिसाब से सैनिकों को भर्ती करता था। लेकिन अलाउद्दीन ने कहा कि अब केवल उन्हीं सैनिकों को लिया जाएगा जो वास्तव में योग्य है, और हो सके तो मैं खुद उस जगह जाकर उसका निरीक्षण करूंगा। इसलिए अलाउद्दीन ने अपने लिए एक मजबूत सेना तैयार की और सैनिक भर्ती में भी सुधार किए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ थी वह थी सैनिकों को नगद वेतन देना। पहले सैनिकों को किसी जागीर का, किसी जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। सैनिक वहां पर रहकर उस क्षेत्र में कृषि करते थे और उससे जो राजस्व मिलता था या उस खेती से जो भी मिलता था उसको उपज के तौर पर, उससे वो अपना गुजारा चलाते थे। लेकिन अलाउद्दीन ने यह सब बंद कर दिया। अलाउद्दीन ने सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की और उन्होंने एक सैनिक को प्रतिवर्ष 234 टका देने के रूप में निश्चित किया तथा जो सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखेगा उसे 78 टका अलग से दिया जाएगा। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की। अपनी सैनिक उपलब्धियों के क्रम में उसने नवीन दुर्गों का निर्माण करवाया तथा पांचवें क्रम पर उसने नए नए शस्त्रागारों का निर्माण भी करवाया जहां विविध प्रकार के हथियार बनाए गए थे। क्योंकि अलाउद्दीन की सैनिक और निरंतर युद्ध में वो रहता था, इसलिए उसे हथियार और सेना की ज्यादा आवश्यकता रहती थी। सैनिक सुधारों के बाद हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के बारे में। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था या कहें कि एकमात्र सुल्तान था जिसने आर्थिक सुधारों की ओर ध्यान दिया, और वही सुल्तान था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने ही आर्थिक सुधारों की ओर ध्यान दिया। अलाउद्दीन के बारे में इतिहासकार लेनपुल लिखता है कि वह एक महान अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ था। अलाउद्दीन ने अपने यहाँ आर्थिक सुधारों के क्रम में पहला जो सुधार किया वह किया कि उसने अपने अमीरों और जागीरदारों की संपत्ति का हरण कर लिया, उसको जब्त कर लिया। अलाउद्दीन को जब भी लगा कि उसका कोई सरदार, कोई अमीर, कोई जागीरदार आवश्यकता से अधिक धन को एकत्रित कर रहा है तो वह तुरंत उससे उसका धन जब्त कर लेता था। और इससे, या फिर उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं पर ज्यादा धन एकत्रित है किसी क्षेत्र के लोगों के पास, तो उसने वहां पर अत्यधिक कर में वृद्धि की और उन लोगों से धन लेकर अपने राजकोष को भर लिया। दूसरी बात जो यहां से निकल कर आती है वह थी कि उसने करों में वृद्धि कर दी। अलाउद्दीन ने अपने समय में करों में वृद्धि की और करों में वृद्धि जो है वो असमान थी, यानी कि मुस्लिम लोगों से केवल 25% उपज का भाग लेते थे और गैर मुस्लिम लोगों से उपज का 50% भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसे ऐसे समझे कि अगर किसी मुस्लिम किसान के 10 बोरी अनाज हुआ है तो उससे केवल 2.5 बोरी अनाज लिया जाता, और अगर किसी गैर मुस्लिम लोग यानी कि मुस्लिम धर्म के अलावा कोई जो दूसरे धर्म का लोग है या कोई किसान है तो उससे अगर 10 बोरी अनाज हुआ है तो उससे उसका 5 बोरी अनाज कर के रूप में सुल्तान अपने पास रखता था। इस क्रम में तीसरी महत्वपूर्ण जो बात थी वह थी कर अधिकारियों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन ने अपने कर विभाग के प्रमुख अधिकारी, जिसे उस समय दीवान ए मुस्तकराज कहा जाता था, दीवान ए मुस्तकराज, उस पर भी भरपूर नियंत्रण रखा। अलाउद्दीन ने उसको वेतन के रूप में इतना धन दिया कि वह भ्रष्टाचार करने की नहीं सोच सकता था या वो भ्रष्टाचार से एकाएक दूर ही रहता था। और उसके लिए उसने कड़े नियम भी बनाए थे कि अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। इन सुधारों पर टिप्पणी करते हुए इतिहासकार डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि इससे अलाउद्दीन के राजकोष में भारी वृद्धि हुई, धन की खूब वृद्धि हुई, किंतु इसका बोझ किसानों पर और जनता पर पड़ा, और सभी प्रकार की जनता पर इसका जो बोझ था वो बराबर नहीं पड़ा, हिंदू जनता पर इसका बोझ ज्यादा पड़ा। इस प्रकरण में हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लिए एक विशाल सेना रखना उचित समझा और विशाल सेना के उसने नगद वेतन दिए जाने की घोषणा की, यानी कि उसने कहा था कि वो सैनिकों को केवल नगद वेतन देगा, यानी किसी प्रकार की जमीन नहीं देगा। और उसने इस तरह लगभग सामंत प्रथा को समाप्त ही कर दिया। सामंत प्रथा का तात्पर्य था कि अब सैनिक जो हैं वो किसी सामंत के अधीन नहीं रहेंगे और सैनिकों से केवल सैन्य काम लिया जाएगा। पहले क्या होता था कि सुल्तान दिल्ली का, अलाउद्दीन से पहले दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए वो अपने पास स्थायी सेना नहीं रखते थे। सेना को वो केवल तभी बुलाते थे जब उनको किसी युद्ध या विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों की आवश्यकता होती थी। साल भर वह उन व्यक्तियों को छोड़ देते थे, फिर वो अपनी जमीन पर खेती करते और जब भी युद्ध जैसी स्थिति बनती वह सामंतों को बोलते और सामंत उन सबको इकट्ठा करते और एक सेना की टुकड़ी बनाते और सुल्तान की सेवा में पेश कर देते। लेकिन अलाउद्दीन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, सेना वो स्थायी रूप से रखेंगे और साल भर के लिए रखेंगे। अतः अलाउद्दीन ने सैनिकों के नगद वेतन की व्यवस्था की। अब इतने सारे सैनिकों के लिए इतना सारा वेतन कहाँ से जुटाया जाए? तो अलाउद्दीन ने कहा कि हम सैनिकों को कम वेतन देंगे।
तो मंत्रियों ने कहा कि ये बड़ी अजीब बात है, हम उनको कम वेतन कैसे देंगे और कम वेतन में हमारे यहाँ पर कौन काम करेगा। तो अलाउद्दीन ने कहा कि सैनिकों को वेतन क्यों चाहिए, क्यों वो इतनी ज़्यादा वेतन की मांग करते हैं। तो मंत्रियों ने कहा कि सुल्तान ये तो साधारण सी बात है कि वेतन यानी कि पैसा इसलिए चाहिए ताकि लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो अलाउद्दीन ने कहा कि इन लोगों की आवश्यकताएं क्या है, कि वही है खाने पीने की आवश्यकता है, और तो क्या उस जमाने में ऐसा तो नहीं है कि सैनिकों ने कहा होगा कि हमें आईफोन चाहिए या कुछ महंगे फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐसा तो कहा नहीं होगा। ये कहा होगा कि खाने पीने की जो चीजें हैं वो इनकी आवश्यकता है और उनकी पूर्ति के लिए एक अच्छे वेतन की मांग करते हैं। तो अलाउद्दीन ने कहा कि बस इतनी सी बात के लिए वेतन चाहिए, इसको तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। इस क्रम में जो अलाउद्दीन ने पहला काम किया वह था मूल्यों पर नियंत्रण और निरीक्षण। ये क्या था, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। अलाउद्दीन ने दैनिक उपयोग में आने वाली सभी चीजों की सूची बनवाई। उसने कहा कि लोगों के जो जो भी काम में रोज वस्तुएं आती है उनकी सूची बना के लाओ। कोई ने कहा कि अनाज काम में आता है, खाने पीने की चीजें, सब तरह की जो लोग जिन चीजों को दैनिक उपयोग में काम में लेते हैं उनकी सूची बनाई। अलाउद्दीन ने कहा कि बस ये सारी चीजें जो लोगों के काम में आती है। उसने कहा ठीक है, अब ये चीजें बाजार में किस भाव में बिक रही है वो आज से नहीं चलेगा, आज से इन पर वो भाव चलेगा जो मैं निर्धारित करता हूँ। और अलाउद्दीन ने इन सब चीजों का मूल्य अपने हिसाब से निर्धारित कर दिया। मंत्रियों ने कहा कि सुल्तान ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा करते हो तो जनता विद्रोह कर देगी और जो व्यापारी लोग हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे, वो क्योंकि आप ऐसा करके उनके एक तरफ से बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। सुल्तान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मंत्रियों ने कहा कि आपकी इस व्यवस्था की आखिर निगरानी कौन रखेगा, अगर आपने कहा तो सारे व्यापारी इस बात को मान लेंगे, ऐसा संभव थोड़ी है। आप ये घोषणा महल में बैठकर कर रहे हैं, बाजार में क्या होगा इसकी जानकारी आपको कैसे चलेगी। तो अलाउद्दीन ने कहा कि ये सब आप मेरे पर छोड़ दीजिए। अलाउद्दीन ने कहा कि आज से एक नया अधिकारी, एक नई पोस्ट मैं सृजित करता हूँ, उसके लिए वैकेंसी निकाली होगी, आरपीएससी ने, एमपीपीएबी ने उसका पेपर पर करवाया होगा। तो अलाउद्दीन ने एक नया अधिकारी नियुक्त किया इस सब के लिए। उस अधिकारी का नाम रखा शहना-ए-मंडी। अधिकारी का नाम था शहना-ए-मंडी। कि ये क्या काम करेगा, कि ये अधिकारी बाजार में जाएगा और सभी जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उन पर ये नियंत्रण निगरानी रखेगा कि कौन उस निर्धारित जो रेट है, मूल्य है, उससे ज्यादा मूल्य पर बेच रहा है, क्योंकि कम पे तो कोई बेचेगा नहीं। अगर कोई ज्यादा पर बेच रहा है तो उसकी सूचना सुल्तान को दी जाए और सुल्तान उस व्यापारी को कठोर से कठोर दंड देगा। तो मंत्रियों ने कहा कि ये निगरानी रखेगा और हिसाब किताब रखेगा, तो इससे तो ये पूरे दिन भर व्यस्त रहेगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि ये देख भी लेगा, लिख भी लेगा। तो अलाउद्दीन ने कहा कि नहीं, शहना-ए-मंडी का काम केवल निरीक्षण करना है, देखना है। लिखने के लिए एक अलग पोस्ट बनाई गई, एक अलग पद बनाया गया, उसका नाम रखा गया बरीद। बरीद का क्या काम था, तो बाजार में जो मूल्य व्यवस्था थी उसका लेखा जोखा रखना। तो दो अधिकारी हो गए, शहना-ए-मंडी जिसका काम था मूल्यों पर नियंत्रण और निरीक्षण करना, और दूसरा अधिकारी जो दूसरा पद था वो था बरीद। बरीद का काम था लेखा जोखा रखना, लिखाई पढ़ाई का काम करना। सुल्तान ने कहा कि ये दोनों अपना काम करेंगे। तो लोगों ने कहा कि अगर ये दोनों भी व्यापारियों से मिल गए और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और इन दोनों ने आपको झूठी सूचनाएं दी तो फिर आप क्या करोगे। तो अलाउद्दीन ने कहा कि उसकी भी टेंशन मत लो, उसके लिए एक अलग से अधिकारी, एक अलग से पद जो है नियुक्त किया जाएगा, एक अलग से पद बनाया जाएगा। और जो अलग से पद बनाया गया उसका नाम रखा गया मुनहियान। मुनहियान कौन था, तो मुनहियान अभी के जो सीबीआई वाले होते हैं, जो गुप्तचर होते हैं, उस तरह का एक पद था कि इसकी कोई गणवेश नहीं रहेगी और ये अपने हिसाब से दिन भर बाजार में घूमता रहेगा। और अगर किसी शहना-ए-मंडी ने या फिर किसी बरीद ने या फिर किसी व्यापारी ने या इन तीनों ने मिलकर अगर कोई भी गड़बड़ी की तो इसकी सूचना मुनहियान सीधे सीधे सुल्तान को देगा और सुल्तान बाद में इनकी खबर लेगा। ये जो व्यवस्था बनी, इसके बाद बाजार में जो मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था थी वो सुदृढ़ रूप से चलने लगी, अच्छे रूप से चलने लगी और बाजार में किसी चीज की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। इस क्रम में जो दूसरी नीति अलाउद्दीन ने चली वह थी वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था। अलाउद्दीन के इस फैसले के बाद उसके जो मंत्री थे वो बहुत अचंभे में थे। उन्होंने फिर सुल्तान से कहा कि रे सुल्तान, आपने मूल्य निर्धारित कर दिए, उनके निरीक्षण के लिए अधिकारी लगा दिए, लेखे जोखा के लिए अधिकारी लगा दिए, गुप्तचर के लिए आपने मुनहियान नाम का अधिकारी लगा दिया, पर यह बताओ कि लोगों के लिए आप इतनी सारी वस्तुओं की व्यवस्था कहां से करोगे, किसानों के लिए या जनता के लिए इतने सारे अनाज की व्यवस्था कहां से करोगे, अनाज कहां से आएगा। तो अलाउद्दीन ने कहा कि बस इतना ही जानते हो मेरे को, अनाज के लिए अपनी पूरी गंगा माई पड़ी है, गंगा और यमुना के बीच की जो जमीन है उसे दोआब कहते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, और वहां पर सबसे ज्यादा अनाज होता है, अनाज की कोई कमी नहीं है। तो वहां जितना अनाज होता है वो अनाज लाकर अपने गोदामों में भर लो, अपने जो अन्नागार है उनमें भर लो। तो मंत्रियों ने कहा कि सुल्तान, ऐसे तो जनता अपने खिलाफ खड़ी हो जाएगी, जनता का अनाज हम कैसे लेके आ सकते हैं। तो उसने कहा कि छीन कर नहीं लाना है, खरीद कर लाना है। तो कि सुल्तान, हमारे जाने से पहले यहाँ तो व्यापारी खरीद लेंगे, गांव में जो छोटे व्यापारी है, शहर के बड़े व्यापारी है, बहुत सारे, सबके पास पैसा है, कोई भी फोन पे करके खरीद लेगा, कैसे हम ये सब करें। तो अलाउद्दीन ने कहा कि आदेश निकाला जाए
कि किसानों से अनाज कोई भी नहीं खरीदेगा। गांव या नगर के कोई भी व्यापारी किसानों से अनाज नहीं खरीदेगा। किसानों का अनाज केवल सरकार खरीदेगी, सुल्तान खरीदेगा। और इस तरह किसानों से जो जितना अनाज उत्पादित होता वो सब सरकार खरीदती। किसान की आवश्यकता के लिए न्यूनतम अनाज किसान को दिया जाता था और शेष सारा अनाज सुल्तान अपने पास रख लेता था। अपने जो अन्नागार थे सरकारी, वो उसमें अनाज को जमा कर लेता था। अब क्यों जमा करता था वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वहां से जितना अनाज सुल्तान को, सरकार को मिल रहा था, उस अनाज के ऊपर सुल्तान अपने हिसाब से कीमत निर्धारित करता। फिर वही अनाज वो दुकानदारों को देता, व्यापारियों को देता और उनसे कहता है कि तुम इसे इस मूल्य पर बेचो। जब मूल्य सुल्तान निर्धारित कर रहा था तो उसी मूल्य पर वो बाजार में बेचा जाएगा और जितना मूल्य वो बाजार में बेच रहा है उससे अधिक वेतन वो अपने सैनिकों को दे रहा था। यानी कि उसने जो अनाज की कीमतें थी वो कम कर दी, दैनिक उपयोग की जो जितनी भी वस्तुएं थी उनकी कीमतें उसने कम कर दी और अपने सैनिकों का वेतन भी कम कर दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने कम वेतन में ज्यादा से ज्यादा सेना अपने पास रखी। इसीलिए तो उसने उत्तर और दक्षिण भारत में एक के बाद एक बड़े बड़े राजाओं को हराया, क्योंकि उसके पास इतनी सेना थी। जिसके पास सेना और सैन्य बल होता है वह उतना ही बड़ा राजा बनता है। वस्तुओं के मूल्य स्थिर हो जाने से अन्न की कमी लगभग समाप्त हो गई। अब किसी के भी पास अन्न की कमी नहीं थी और सभी लोग सुखमय तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। यह अलाउद्दीन के काल की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अलाउद्दीन ने इस क्रम में जो तीसरा कदम उठाया वह था वस्तुओं के वितरण की उचित व्यवस्था। वितरण यानी कि बांटने की व्यवस्था। अलाउद्दीन ने जो वस्तुएं अपने पास रखी थी, चाहे वो अन्न हो या किसी भी जो दैनिक उपयोगी वस्तुएं थी, उनको बांटने के तरीके की भी व्यवस्थित व्यवस्था की थी। उसने जनसंख्या के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को बांटा और उस क्षेत्रों के जो दुकानदार थे उनको उतना ही माल दिया जाता जितना उस क्षेत्र में लोग रहते थे, जितनी जनसंख्या थी। उससे अधिक माल उनको नहीं दिया जाता था, क्योंकि सुल्तान का यह अंदेशा था कि अगर दुकानदार को ज्यादा माल दिया जाएगा तो वो कालाबाजारी करेगा, उस माल को वह गलत तरीके से लोगों को बेचेगा, ब्लैक में बेचेगा। इसलिए सुल्तान ने जनसंख्या के अनुपात में दुकानदारों को माल दिया और उसके वितरण की समुचित व्यवस्था करवाई तथा जो उसके क्षेत्र के निवासी थे उनके लिए भी उसने एक आज्ञा पत्र जारी किया, यानी कि आज का राशन कार्ड मान सकते हैं। उसके हिसाब से वस्तुएं किसानों को या जो निवासी थे उनको मिलती थी। इसके हिसाब से वह दुकानदार से अपनी वस्तुएं खरीदते थे। अलाउद्दीन ने इस क्रम में जो चौथी व्यवस्था की वह थी शहनाए मंडी को अधिकार संपन्न कर देना। अलाउद्दीन ने शहनाए मंडी को बराबर खूब अधिकार दिए थे। उससे कहा गया था कि अगर तुझे लगता है कि कोई व्यापारी भ्रष्ट है, कहीं पर भ्रष्टाचार अंकुरित भी हो रहा है, अपने छोटे से स्तर से अगर ऊपर आ रहा है, तो तू उससे वहीं कुचल दे। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए शहनाए मंडी व्यापारियों को, दुकानदारों को कठोर से कठोर सजा देता था। इस प्रकार भ्रष्टाचार की गुंजाइश अब ना के बराबर रह गई थी। इस क्रम में अलाउद्दीन ने एक और व्यवस्था की थी कि कोई भी किसान अपने पास 10 मन से अधिक अनाज नहीं रखेगा। 1 मन यानी कि 40 किलो आज का। तो कोई भी किसान अपने पास 10 मन से अधिक अनाज नहीं रखेगा और प्रत्येक व्यापारी को अपने बारे में जो समुचित डाटा है, सूचनाएं हैं, वो शहनाई मंडी के दफ्तर में जाकर उसको सारी सूचनाएं देनी होती थी। जो व्यापारी ऐसा नहीं करेगा उसके लिए भी फिर अलग से व्यवस्था थी, कारागार में ले जाकर उसकी पूजा करने की व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति को मजबूती से लागू करने के लिए जो अगले क्रम में अगली घटनाएं सबसे जो महत्वपूर्ण थी वह थी कि उसने कठोर दंड व्यवस्था की थी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने इस संदर्भ में इस नीति को दृढ़तापूर्वक लागू करने के लिए बहुत ही कठोर नियम बनाए थे। एक इतिहासकार हुए जियाउद्दीन बर्नी, वो लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने जो शहनाए मंडी नाम का अधिकारी नियुक्त किया था वह बाजार की लेन देन का जो समुचित ब्यौरा है, जानकारी है, वो दिन में कई बार लेता था और अगर थोड़ा भी अंतर आता था सूचना में तो वह व्यापारियों को बड़ी निर्दयता पूर्वक मारता था। इतिहासकार के.एस. लाल लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने ऐसा आदेश जारी किया था कि यदि कोई व्यापारी कम अनाज तोलता है तो उस व्यापारी का उतना ही मांस काट लिया जाए जितना कि उसने कम अनाज तोला है। इस आदेश के बाद किसी बाजार के व्यापारी की इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वह भ्रष्टाचार करे या अनाज को कम तोले या दैनिक उपयोग की कोई भी वस्तु जो सुल्तान ने बाजार में बेचने के लिए निर्धारित की है उसकी खरीदारी, उसकी बेचने की जो व्यवस्था थी उसमें कम या ज्यादा करे। यानी कि बाजार बहुत ही सकारात्मक तरीके से चल रहे थे। इससे सुल्तान का राजकोष भी भर रहा था। सुल्तान को एक बड़ी सेना कम से कम वेतन में मिल गई थी। बाजार नियंत्रण नीति के क्रम में जो 6वां सबसे महत्वपूर्ण कदम था वह था कि बाजारों का प्रशासन। सुल्तान को दिन भर के बाजार में जो भी व्यवस्था होती थी, जो भी घटनाएं होती थी, उसकी सूचना 3 सूत्रों से पता चलती थी और इसमें जो सर्वप्रमुख आते थे वह थे दीवाने रियासत। दीवाने रियासत अपने अधीन 3 अधिकारियों को रखते थे जो सुल्तान ने नियुक्त किए थे। उसमें पहला था शहनाए मंडी, दूसरा था बरीद और तीसरा था मुनहियान। ऐसे मुनहियान यहाँ अलग काम करेगा, उसकी बात हम अभी करेंगे। सबसे पहले बरीद नाम का अधिकारी शहनाए मंडी को अपनी पूरी रिपोर्ट देता था, पूरी जानकारी लिखित रूप में शहनाए मंडी को देता था। बरीद द्वारा शहनाए मंडी को दी गई जानकारी को शहनाए मंडी खुद चेक करता
उसके बाद वह जानकारी दीवान रियासत को देता और दीवान रियासत फिर से उसको चेक करता और अंत में दीवान रियासत उस रिपोर्ट को सुल्तान के सामने पेश करता। सुल्तान दिन भर की बाजार व्यवस्था की पूरी रिपोर्ट को जांचता और उसके बाद वह मुनहियान को बुलाता। मुनहियान यानी कि वह गुप्तचर जो बाजार में गुप्त रूप से जानकारी रखता था। गुप्तचर द्वारा बताई गई यानी कि मुनहियान द्वारा बताई गई जानकारी और दीवान रियासत द्वारा सबमिट की गई जानकारी में अगर थोड़ा भी अंतर आता था तो इसकी सबसे बड़ी सजा शहनाए मंडी को मिलती थी। यूँ समझ लीजिए कि सुल्तान अगर शहनाए मंडी को 10 कोड़े देता था, 10 बार चाबुक से मारता था, तो शहनाए मंडी बाजार में जाकर उन व्यापारियों को जिन्होंने गड़बड़ी की है को 100 चाबुक मारता था। इस कठोर दंड विधान के कारण सभी व्यापारियों में और सभी अधिकारियों में बहुत भय था, लेकिन इससे जनता बहुत खुश थी। एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर ईश्वरी लाल लिखते हैं कि बाजार में मूल्य नियंत्रित हो जाने के कारण और सस्ते दाम में आवश्यकता की वस्तुएं मिल जाने के कारण जनता बहुत प्रसन्न थी। और हो भी क्यों ना, अगर अभी देख लीजिए, अभी भी अगर मूल्य आपको निर्धारित कर दिए जाए या मूल्य कम कर दिए जाए तो जनता सबसे पहले प्रसन्न होती है, चाहे अधिकारियों का कुछ भी हो। अब हम एक अन्य बिंदु पर चर्चा करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन। अगर आप किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा दे रहे हैं और उसमें आपको लिखना पड़े कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन कीजिए, तो आप उसमें पहली ही पंक्ति लिखिए कि अलाउद्दीन दिल्ली के समस्त सुल्तानों में सबसे ऊंचा सुल्तान था, यानी कि अलाउद्दीन दिल्ली के सभी सुल्तानों में सर्वोच्च माना जाता है। एक इतिहासकार हुए हैं सर वुलजले हेग, वो लिखते हैं कि अलाउद्दीन के काल से ही वास्तविक अर्थों में सल्तनत का सर्वश्रेष्ठ युग आरंभ होता है। अलाउद्दीन ही वह पहला सुल्तान था जिसने उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अन्य इतिहासकार SR शर्मा लिखते हैं कि अलाउद्दीन वह प्रथम मुस्लिम सम्राट था जिसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और एक सागर से दूसरे सागर तक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। इतिहासकार RS शर्मा लिखते हैं, विश्वासघात, लूट और आतंक, ये 3 शब्द अलाउद्दीन के 20 वर्षों के शासनकाल को व्यक्त करते हैं। विश्वासघात से अलाउद्दीन का शासन आरंभ हुआ था, लूट की संपत्ति से उसका साम्राज्य फला फूला और आतंक से उसके साम्राज्य का अंत हो गया। इतिहासकार लेन पुल लिखते हैं कि यद्यपि अलाउद्दीन उल्टे दिमाग का था, वह कानून की उपेक्षा करता था, किंतु वह दृढ़ निश्चयी था, यानी कि अपनी योजना बनाकर उस पर काम करने में अच्छा था। अब हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन के अंत की और उसके बाद खिलजी वंश के पतन की। अलाउद्दीन का अंत समय में स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उसका प्रधानमंत्री, उसका चहेता मलिक काफूर अब सपने देखता है कि वह दिल्ली का सुल्तान बनेगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को समझना, पृथ्वी गोल है, वो बात वापस फिर सामने आती है। केकुबाद के साथ धोखा करके जलालुद्दीन बना, जलालुद्दीन के साथ धोखा करके अलाउद्दीन बना और अलाउद्दीन ने जिसे सबसे अच्छा रखा वो था मलिक काफूर। और अब मलिक काफूर सोच रहा है कि किस दिन अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया जाए और दिल्ली के सुल्तान के रूप में वह प्रतिष्ठित हो, दिल्ली का सुल्तान बने। अलाउद्दीन का स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो अलाउद्दीन कहता ही होगा उससे कि उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, तो मलिक काफूर ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अलाउद्दीन ने अपने अंत समय में अपने बेटे खिज्र खां को दिल्ली का सुल्तान नियुक्त किया कि मेरे बाद दिल्ली का सुल्तान खिज्र खां बनेगा। दोस्तों ध्यान रखिए, यह खिज्र खां वही है जिसका विवाह बघेल राजा कर्ण की बेटी देवल रानी के साथ हुआ है। तो अलाउद्दीन अपना अगला उत्तराधिकारी के रूप में खिज्र खां का नाम प्रस्तावित करता है, लेकिन मलिक काफूर कहता है कि नहीं, खिज्र खां ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन मलिक काफूर अलाउद्दीन के 6 वर्षीय बेटे शहाबुद्दीन उमर को दिल्ली का सुल्तान नियुक्त कर देता है। जैसे ही 1316 में अलाउद्दीन मरा और इधर मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के 6 वर्षीय बेटे शहाबुद्दीन उमर को दिल्ली का सुल्तान नियुक्त कर दिया। जब खिज्र खां आया तो खिज्र खां को और उसके एक दूसरे भाई को अंधा कर दिया मलिक काफूर ने। तो मलिक काफूर अब सपना देख रहा था कि कुछ दिनों बाद वह शहाबुद्दीन उमर को भी उसके पिता अलाउद्दीन के पास भेज दे नर्क में, और उसके बाद वो दिल्ली का सुल्तान बन जाए। जी हाँ, नर्क में ही भेजना था क्योंकि अलाउद्दीन वहीं जाना था और वहीं गया भी होगा वो। तो मलिक काफूर अब वो सुल्तान बनने का स्वप्न देख रहा था। इतने में ही अलाउद्दीन का एक और बेटा मुबारक शाह वो आता है और मलिक काफूर को भी अलाउद्दीन के पास भेज देता है, यानी कि मलिक काफूर को भी मार देता है और मुबारक शाह अब दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। मुबारक शाह एक नंबर का निकम्मा था, उसके पिता से ज्यादा दुष्ट था और बिना अकल का था। अलाउद्दीन के बारे में तो खैर लेन पुल ने लिखा कि वह उल्टे दिमाग का था, पर मुझे लगता है कि मुबारक शाह के पास तो दिमाग भी नहीं था। मुबारक शाह कई बार अपने राज दरबार में बिना कपड़ों के आ जाते थे, जिससे उसके सारे दरबारी परेशान थे, और कई बार तो वह मूर्ख स्त्रियों का वेश धारण करके अपने दरबार में बैठता था। जी हाँ, मुबारक शाह वही दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी अपने दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर बैठता था, और कई बार तो वह बिना कपड़ों के भी अपने दरबार में आकर बैठ जाता था। इससे उसके सभी दरबारी, सभी अधिकारी बहुत ही नाराज थे और सभी ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह उसे अपने पद से हटा दे। 1320 में वो दिन आता है और वजीर खुसरो खान मुबारक शाह को परलोक भेज देता है और
खुसरो खां स्वयं नसीरुद्दीन के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। खुसरो खां के बारे में कुछ बातें हैं कि वह पहले गुजरात में ही किसी हिंदू जाति से आते थे, बाद में उसने अपना धर्म परिवर्तन किया और मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया तथा वही नसीरुद्दीन के नाम से मुबारक शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान बनता है। क्योंकि वह एक हिंदू जाति से आता था, इसलिए उसके जो अमीर और अधिकारी थे वो सब उससे नाखुश थे, वो उसे पसंद नहीं करते थे, वो उसे भी हटाने की सोच रहे थे। खुसरो खां के विरुद्ध कई प्रकार के षड्यंत्र रचे जाने लगे। इतने में ही दीपालपुर के सूबेदार गाजी तुगलक, जी गाजी तुगलक का नाम आपने पहले भी सुना होगा, इसे अलाउद्दीन ने नियुक्त किया था उत्तर पश्चिमी सीमा पर दीपालपुर में। तो दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक अपने पुत्र जुना खां को कहता है कि जुना खां, बस अब वो समय आ गया है कि दिल्ली की सल्तनत पर, दिल्ली के सुल्तान के पद पर अब हमें बैठना है। Yes. तो सुल्तान का बेटा तो गाजी तुगलक का बेटा जुना खां कहता है कि जी पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब दिल्ली हमें बुला रही है, अब हमें दीपालपुर से निकलकर दिल्ली तक जाना होगा। और फिर क्या था, गाजी तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहते हैं, अपने पुत्र जुना खान के साथ दिल्ली की ओर रवाना होता है सेना के साथ, और वहां जाकर वह खुसरो खां से छोटी मोटी सैनिक भिड़ंत करता है और खुसरो खां को मार देता है। खुसरो खां की मृत्यु के साथ ही खिलजी वंश का भी अंत हो जाता है। इस प्रकार 1320 में दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक, जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश के संस्थापक बने, तुगलक वंश की नींव रखी, वही गाजी मलिक जिसे दीपालपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था, वह खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को मारते हैं और 1320 में भारत में खिलजी वंश की अंत करके, खिलजी वंश का समापन करके तुगलक वंश की नींव डालते हैं। और यहीं से शुरू होता है 1320 से तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत का अगला वंश तुगलक वंश, जिसकी स्थापना करता है गाजी मलिक, जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है, और उसका पुत्र जुना खां, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनेगा। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल इतिहास के अध्याय 412 से जुड़े रहिए। इसी क्रम में हम दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास, आगे मुगल, मंगोल जो भी आएंगे सबको एक एक करके पढ़ेंगे, इसी तरह बातों बातों में इतिहास।